अब बच्चों एक ना इंपॉर्टेंट चेंज किया इन्होंने, आपको समझना है प्रीवियस ईयर 24-25 से। देखो मैं ना बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, आपको एक छोटी सी बात क्लियर करनी है। देखो बच्चों, गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर 24-25 में एक चेंज लेकर आई जो आगे के सभी ईयर के लिए एप्लीकेबल है। मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे रहने के लिए क्वार्टर दे रखा है, और ये मान रहा हूं कि कुछ सालों से दे रखा है, मतलब 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में मतलब गवर्नमेंट इसको प्रीवियस ईयर 24-25 से लाई है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका एम्प्लॉयर वही है, अकोमोडेशन जो प्रोवाइड की गई है वो वही है, तो 23-24 में जो वैल्यू की गई थी आपके लिए, आरएफए के लिए, तो 24-25 में वो वैल्यू एक अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। वो क्या है अमाउंट? उसके लिए सीआईआई यूज होगा। सीआईआई क्या होता है? कैपिटल गेन के चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। एग्जांपल देता हूं बच्चों, मान लेते हैं, पहले वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं वैल्यू ऑफ आरएफए मेरे लिए 23-24 में आई थी, वैल्यू ऑफ आरएफए निकल कर एक बार मान लेता हूं 25,000, और सीआईआई के अकॉर्डिंग जो कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, आपकी इन्फ्लेशन हुई 5%। कितनी इन्फ्लेशन हुई? 5%। मैं एक बार मैं मान लेता हूं कि 23-24 में अगर सीआईआई कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 था, तो 24-25 में वही था 105, 5% इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगले साल फिर उसके आरएफए की आप वैल्यू निकालते और मान लेते हो अब के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ी है और इसके कारण उसकी जो वैल्यू ऑफ आरएफए है वो कितनी आ गई? 30,000। लेकिन आप देखो ना बच्चों, वही आरएफए है, वही एम्प्लॉयर है, पिछले साल उसकी वैल्यू ऑफ आरएफए क्या आई है? 25,000। तो गवर्नमेंट कहती है उसमें सिर्फ कितने परसेंट इंक्रीज होना चाहिए? अगर ये 5% से कम होता तो चलेगा, लेकिन किसी भी केस में कितने से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मेरे से को पूछे फिर कैसे करेंगे, मैंने कहा ये 25,000 इंटू 105 डिवाइड में 100, हमने इसको सोल्व किया, 25,625। समझ गए ना? ऊपर सीआईआई 24-25 का मेरे से को पूछे क्या है? 363, और 23-24 का 348। क्या हमें याद रखना है? नहीं, अगर क्वेश्चन देगा तो सीआईआई वो देकर जाएगा। और मान लो कोई बच्चा कहता है सर 23-24 वाली ही मान लो 25-26 में भी एज इट इज है, 23-24 वाली कब है? 25-26 में, तब क्या होगा? तो इसका सीआईआई ना बच्चों 376 है, और एक बार वैल्यू 25,000 ही मान लेते हैं 23-24 में, तो ऊपर 376 और नीचे 348, नीचे आपका 23-24 का उस बेस ईयर का। तो क्वेश्चन आता है 23-24 का ही क्यों आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने पहली बार इसको स्टार्ट किया है 24-25 में, तो उससे पिछला साल कौन सा है? 23-24। अगर आपके पास वो अकोमोडेशन पिछले 10 साल से भी थी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 23-24 की वैल्यू ही ली जाएगी। अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लो मैंने तो एम्प्लॉयर के पास ज्वाइन ही प्रीवियस ईयर 24-25 में किया है, 23-24 तो था ही नहीं मैं वहां, तो मेरा वैल्यूएशन नॉर्मल होगा जो ऊपर सीखा है। और क्वेश्चन आता है 25-26 में 24-25 वाली ही है अकोमोडेशन, तो गवर्नमेंट कहती है जो 24-25 में वैल्यू डिटरमाइंड होकर आई इंटू सीआईआई, ऊपर 25-26 का नीचे 24-25 का, जो वैल्यू आएगी उससे ज्यादा वैल्यू 25-26 में नहीं निकल सकती। हुई तो यही वैल्यू होगी, कम है तो ओके। मान लो मेरी सैलरी में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई ग्रेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वही की वही सैलरी रही, तो अगले साल भी मेरी जो वैल्यू आई ना वो 25 आई, तो फिर सीआईआई यूज नहीं होगा। सीआईआई का यूज सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है, मतलब गवर्नमेंट यहां अपना टैक्स नहीं बढ़ाना चाहती। मान लो मेरी सैलरी अनचेंज रही, मेरी जगह अनचेंज रही, सैलरी का ही तो 10%, 7.5%, 5% वही तो करते हैं। तो मेरी आरएफए की वैल्यू 25,000 23-24 में थी और 25,000 ही 24-25 में थी। तो क्वेश्चन आता है अब सीआईआई यूज होगा? गवर्नमेंट कहती है नहीं, सीआईआई यूज होगा जैसे मान लो ये 30 हो जाती है, तो गवर्नमेंट कहती है सीआईआई से जो वैल्यू आएगी ना उससे ज्यादा आरएफए की वैल्यू नहीं हो सकती। इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं बना रखे, लेकिन एग्जाम में वो बनाकर पूछेगा तो सीआईआई बताकर जाएगा। आपको आसान करके समझना, एक बार देखो लिखते हैं, मतलब अलग सा है सीआईआई का कंसेप्ट, सीआईआई उसको देने पड़ेंगे। तो लिखो एक बार आप इस पॉइंट को, वैल्यू ऑफ परक्विजिट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू सीआईआई। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब यही होता है इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। तो आप देखो बच्चों, लिखो वेयर द अकोमोडेशन, हमने ना बच्चों ए बी सी डी ई करके पढ़ा है अभी, तो जो बी वाले पॉइंट है उससे रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि सी में तो होटल में दे रखी है, वहां तो ये लगेगा नहीं।
डी में वो एग्जाम्प्ट ही है, समझ गए ना। ए में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वैल्यूएशन तो वहां गवर्नमेंट ही करती है। तो ये सिर्फ बी वाले के लिए है, वैल्यू पर किसी टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू सी आई है, ये आप हेडिंग बना दो। अब इसके नीचे लिखो वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड, चाहे तो एम्प्लॉयर की है, बी में हमने यही पढ़ा था, और टेकन ऑन लीज और रेंट, और चाहे एम्प्लॉयर ने किराए पर ली है, लीज पर या रेंट पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय द एम्प्लॉयर एंड द सेम अकोमोडेशन is continued to be provided to the same employee for more than one previous year। ऐसा तभी होगा जब वही की वही अकोमोडेशन एक से ज्यादा साल के लिए दे रखी होगी। अगर जगह चेंज हो गई फिर वैल्यूएशन तो अगले साल नॉर्मली होगा, सीआईआई का कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना। प्रोवाइडेड टू सेम एम्प्लॉय फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज कैलकुलेटेड, हमने ऊपर बच्चों बी में ये कैलकुलेट किया है इन बी अबू। बच्चा कहता है एक बार सर बी बता दो। मैंने कहा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो केसेस हैं, अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर की है तो उस सिटी की पॉपुलेशन देखी जाएगी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो 5% ऑफ सैलरी, 15 लाख से ज्यादा है लेकिन 40 लाख से ज्यादा नहीं है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी। और दूसरा केस एम्प्लॉयर ने जगह किराए पर लेकर दी है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी वैल्यू ऑफ RFA, 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ये कराया है। तो उसके थ्रू वैल्यूएशन जो कैलकुलेट होकर आएगी उसी के साथ सीआईआई यूज होगा। अब वो shall not exceed the amount so calculated for the first previous year as multiplied by the amount which is a ratio of the CII for the previous year for which value is calculated, and the CII for the previous year in which accommodation was initially provided। मतलब याद रख लो जिस साल पहली बार दी थी 23-24 से ही है कि प्रीवियस ईयर 23-24 में कैलकुलेट हुई, 24-25 में वही है। तो जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है ऊपर सीआईआई 24-25 का, नीचे 23-24 का। 23-24 से पहले तो ये प्रोविजन लगता ही नहीं है। और आप मेरे को कहते हो सर अगर 24-25 में दी और 25-26 में वही हुई, तो मैंने कहा 24-25 की पहले वैल्यू लिख इंटू सीआईआई 25-26 का, नीचे 24-25 का। और आपने कहा अगर 23-24 वाली ही 25-26 में रही 2 साल, तो मैंने कहा जो 23-24 में वैल्यू निकाली थी RFA की, ऊपर सीआईआई 25-26 का, नीचे 23-24 का, जो वैल्यू आएगी उससे ज्यादा आपकी एक्चुअल में कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं हो सकती। गवर्नमेंट कहती है फिर वही टैक्सेबल हो। ठीक है ना, थोड़ा समझ आने में टाइम लगता है। इन विच अकोमोडेशन वाज इनिशियली, जब शुरू में पहली बार वो अकोमोडेशन दी गई थी, प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। और इसके साथ एक बात और लिख लो बच्चों, ये वाला प्रोविजन 24-25 से पहले नहीं लग सकता। उसके लिए पहला जो प्रीवियस ईयर है वो 23-24 है, तो यही लिखो फर्स्ट प्रीवियस ईयर मींस प्रीवियस ईयर 23-24, या उसके बाद कभी भी और द प्रीवियस ईयर इन विच द अकोमोडेशन was provided to employee whichever is later, दोनों में से जो भी लेटर। क्वेश्चन 60, मिस्टर कुणाल एज 27 years is an employee in a private company posted in Delhi. He was appointed on
1st February 2024 इन द स्केल ऑफ 60,000, 1,000, 70,000। अब देखो बच्चों, हमारा ना प्रीवियस ईयर 25-26 है। अगर 1 फरवरी 24 को इसकी सैलरी 60,000 है, तो 1 फरवरी 25 को इसकी सैलरी 61,000 होगी, और 1 फरवरी 26 को 62,000। आप में से कोई बताएगा प्रीवियस ईयर 25-26 में कितनी बेसिक सैलरी बनेगी? हमने कहा 61,000, 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक, मतलब 10 महीने, और उसके बाद 2 महीने 62,000। आगे बढ़े। ही फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। फर्स्ट बच्चों पॉइंट है डीएनएस अलाउंस 25% ऑफ बेसिक सैलरी, जो अभी बेसिक सैलरी बनेगी उसका 25%। 60% ऑफ डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो डीए 60% इफ है, इफ 60% है। आगे बढ़े। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन नवंबर 25। नवंबर 25 में तो इसकी सैलरी 61,000 थी, तो 61,000 रुपए मिले हैं ऑन बेसिक सैलरी एप्लीकेबल फॉर डेट मंथ। अब यहां पर एक अच्छा पॉइंट है, लिव इन कैशमेंट फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 10,000 सर्विस पीरियड के दौरान मिल गया। अभी बड़ा ध्यान करवाऊंगा, अभी तो बड़ा कुछ बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये फुली टैक्सेबल है। फोर्थ है बच्चों, ही आल्सो रिसीव्ड ए मोटर कार ऑन 1 दिसंबर 25। 1 दिसंबर को मोटर कार दी है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन एक्सीड्स 1.6 लीटर, तो बड़ी कार है, लार्ज कार है। Along with chauffeur, ड्राइवर भी है फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। द मोटर कार इज ओन्ड बाय हिज एम्प्लॉयर एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर मेट बाय द एम्प्लॉयर। तो हमने कहा कैसे करेंगे? मैंने कहा 2400 कार के, 900 ड्राइवर के, 3300 और 4 महीने। ठीक है ना? 3300 इंटू 4। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आगे बढ़े। His employer granted him a loan 2 lakh on 1st June 2025, which is repayable in equal quarterly installment over 2 years, starting from 1st October 25. The State Bank of India lending rate for such loan is 9.5% per annum as on 1st 4/25। तो रेट पता लग गया। While the employer recover interest at 5.5% per annum from the employee। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये तो। 2 लाख का लोन लिया है एम्प्लॉयर से 1 जून को। रीपेमेंट की शर्तें ये हुई कि इसको 2 साल में लोन चुकता करना है, इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में। 2 साल में तो 8 किस्तें बन जाएंगी। 2 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे, 25,000 रुपए की किस्त बनेगी। एक बार 1 अक्टूबर को दी होगी, एक बार 1 जनवरी को दी होगी, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट करनी। ठीक है ना? उसके बाद तो फिर अगला साल आ जाएगा। एक बार आप दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ो। His employer granted him a loan of 2 lakh on 1st June 2025, which is repayable in equal quarterly installment over 2 years, starting from 1st October 2025। जो SBI का रेट है वो 9.5% है। 1/4/2025 को वही लेना होता है, और एम्प्लॉयर 5.5% चार्ज कर रहा है। तो इसको डिफरेंस करोगे, कंसेशनल लोन है 4%। कभी करके दिखाऊंगा आगे। His employer gave him rent free accommodation fully furnished, तो फर्नीचर के साथ है, इन दिल्ली फ्रॉम 1/4/2024। जानकर प्रीवियस ईयर 24-25 का जिक्र कर रहा है। 1 अप्रैल 24 से ये अकोमोडेशन दे रखी है, फुली फर्निश्ड। दिस हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मकान एम्प्लॉयर का है। परक्विजिट वैल्यू ऑफ सच फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 वाज वैल्यूड एट 92,000। अब 24-25 में ये वैल्यू 92,000 हुई थी। हम एक बार अभी निकालेंगे फर्निश्ड की, और फिर CII लगाएंगे, क्योंकि ये वही की वही एकोमोडेशन है, वही सारी फैसिलिटी है। फर्दर द अकोमोडेशन इज कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन प्रीवियस ईयर 25-26 आल्सो। ठीक है? अभी इससे आगे फर्नीचर के केस में बच्चों ऐसे बढ़ा रखा है कि अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का हो तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अदरवाइज जो किराया एम्प्लॉयर दे रहा है। इसने बोला है द फर्नीचर एंड एप्लियंसेस प्रोवाइडेड विद द हाउस वर बोट बाय द एम्प्लॉयर एट एन एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ 150, तो बस इसका 10%।
एक एक 2024 से प्रोवाइड कर रखा होगा, मतलब एम्प्लॉयर ने खरीद रखा होगा, इसको दे रखा है। हमारा प्रीवियस ईयर 25-26 है, उसके 15,000 रुपये बन जाएंगे, 10%। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल ऑफ 5,000 पर मंथ फॉर द सेड हाउस वर पेड बाय एम्प्लॉयर, तो 5,000 इंटू 12, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, ये पर किसी भी इसके लिए टैक्सेबल। सीआईआई आपको इसलिए दे रहा है कि जो आपको आरएफए का करना है। ये नया क्वेश्चन ऐड कर रखा है, बहुत अच्छे से बना रखा है क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। एट, हिज कोलीग्स गिफ्टेड हिम मोबाइल फोन वर्थ 45,000 फ्रॉम देयर ओन कंट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ हिज मैरिज। मैंने कहा ये अदर सोर्सेज का मैटर है और वहां भी टैक्सेबल नहीं होना, नॉट टैक्सेबल। 50 से कम है, फिर ये यहाँ पर मोबाइल फोन है, मूवेबल में नहीं आता, वो वहां सीखेंगे। यहां तो लिख देंगे नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कुणाल फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 एज्यूमिंग दैट ही वांट्स टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में है, ऊपर तो कुछ अलग ऐसा आया नहीं है, याद ये रखना है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 होगी। तो एक बार अटेम्प्ट करते हैं। अब बच्चों मुझे ना एक छोटी सी बात और बतानी है। आरएफए के अंदर ना जो सैलरी का मीनिंग होता है, आरएफए में जो सैलरी का मीनिंग होता है, इसमें ये होता है 7 चीजें। बेसिक सैलरी, अभी तक हमने 5 ही पढ़ी हुई है। डीए इफ, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अदर अलाउंसेस, अनकम्यूटेड पेंशन। आप कहेंगे अभी तक तो लिखवाया नहीं, वहां यूं लिखवाया था कि अगर एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास है और एक जगह से रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रखी है, तो दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी लेंगे। तो जहां से रिटायर्ड हुआ होगा वहां अगर अनकम्यूटेड पेंशन है तो उसको लेंगे, वो तो क्या क्वेश्चन बना ही नहीं। और लीव सैलरी इफ रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, जैसे इस क्वेश्चन में मिली है, आरएफए का पॉइंट भी है, ऑफ सर्विस, सर्विस पीरियड के दौरान मिली हो, जो कि फुल्ली टैक्सेबल हो। ये पूरा मीनिंग है सैलरी का आरएफए के लिए। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आप ध्यान देना। एक बार लिखो बच्चों अपने पास। अब हम ना सैलरी इनकम निकाल रहे हैं इसकी। सबसे पहले आप लिखो बेसिक सैलरी। तो हमने देखा कि इसकी सैलरी 1 फरवरी को हर साल बढ़ती है। 1 फरवरी 24 को 60 है, 1 फरवरी 25 को 61 है और 1 फरवरी 26 को 62 है। तो आपने मेरे से कहा कैसे आएगी, मैंने कहा देखो अप्रैल टू जनवरी, क्योंकि 1 फरवरी को तो बढ़ जाएगी 61,000, और फरवरी एंड मार्च 62,000। आप बच्चों एक बार करोगे 10 और 2, हमने कहा ये 6 10 और ये 1 24, आप टोटल करो 734। अब इसके जस्ट आगे देखो, डीएनएस अलाउंस इसका 25% है, 734 का 1,83,500, और जो डीए है वो 60% इफ है। जैसे आरएफए वगैरह में सिर्फ इफ वाला आएगा, टैक्सेबल पूरा ही होता है। आगे बढ़े, हमें वो कह रहा है बोनस। नवंबर मंथ में जो सैलरी थी, हमने कहा वो 1 मंथ की बेसिक सैलरी 61,000। इसके बाद लीव सैलरी कितने रुपए हैं बच्चों, 10,000, फुल्ली टैक्सेबल। अब यहां लिखो कार फैसिलिटी। आपने कहा कैसे होगा, मैंने कहा बड़ी कार है 2,400 पर मंथ, ड्राइवर 900 रुपये पर मंथ, और 4 महीने हैं 13,200 पर किसिट वैल्यू ऑफ कंसेशनल लोन। अब जैसे स्टडी ने किया है ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा ताकि हमारा आंसर माइनर सा भी अलग ना हो। तो मेरी बात ध्यान से समझना, उन्होंने ना हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते गए। एक बार करते हैं। आप बच्चों ऐसे करना,
आप बस मेरे को यूं बताओ लोन लिया कब है। तो मतलब जून से उधार ले रखा है, ठीक है। और यहां लिखना आउटस्टैंडिंग अमाउंट। उधार लिया कितने का है, 2 लाख का। जून यही था, जुलाई यही था, अगस्त यही था, सितंबर यही था। अक्टूबर फर्स्ट को ना उसने 25,000 रुपये रीपे कर दिए, क्योंकि क्वार्टरली 2 सालों में रीपे करनी है इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो हमने देखा 8 क्वार्टर में अगर वापसी करनी है 2 लाख, तो 25,000 की किस्त बनती है। तो अगर अक्टूबर फर्स्ट में उसने 25,000 रीपे कर दिए होंगे तो 1,75, नवंबर में 1,75, दिसंबर में 1,75, उसके बाद जनवरी फर्स्ट में उसने 25 और रीपे कर दिए होंगे तो 1,50, फरवरी 1,50 और मार्च 1,50। बस हमारा ईयर तो मार्च तक एंड हो जाएगा। अब मैंने से पूछे कितना कंसेशनल लोन है, मैंने कहा एसबीआई का रेट 9.5% है, एम्प्लॉयर 5.5% चार्ज कर रहा है, तो 4% से कंसेशनल लोन की फैसिलिटी है। ये यहाँ ना बच्चों सीधा इंटरेस्ट ही निकाल रहा है, तो आप भी निकाल सकते हो, ऐसे लिख लो परकिजिट वैल्यू ऑफ कंसेशनल लोन। आपने मेरे से कहा कैसे आएगा, मैंने कहा बड़ा आसान सा तरीका है, इस पे 1 महीने का ब्याज निकालना है। आपने कहा कैसे, मैंने कहा 2 लाख, 4%, 1/12। बच्चों ये गया 667। आप सोचेंगे मैं इकट्ठा क्यों नहीं कर रहा, ये ना बच्चों राउंड ऑफ हुआ हुआ है। फिर बच्चे का आंसर 1 रुपया भी अंतर होना तो उसको दिक्कत सी आती है कि ये ऐसे कैसे इसके 2 रुपए अलग आ रहे हैं। मैं इकट्ठा करूंगा तो वो राउंड ऑफ तो नहीं करूंगा। उसने क्या कर रखा है, सारों में इंटरेस्ट निकाल रखा है, यहाँ पर 667। आप सिर्फ देखो कैसे निकल रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी वैसे करना चाहें, एग्जाम में तो करना ही वैसे है। अब आप मेरे से पूछेंगे 1,75, मैंने कहा 4%, 1/12, ये बच्चों 583। और फिर आपने मेरे से कहा 1,50, मैंने कहा भाई 4%, 1/12, ये बच्चों 500 रुपये। एक बार बस आप टोटल कर दो, ये बच्चों आ रहा है 5,917। लिखो 5,917। अगर आप इसके साथ भी करेंगे ना तो नियर अबाउट यही आएगा। एक बार करके देखें, 1.5 लाख इंटू 3, 4.5 लाख। 1,75 इंटू 3, 5,25 प्लस 4,50। हमने कहा 9,75, और 9,75 प्लस 8 लाख, 2 लाख इंटू 4, 17,75,000। अब एक बार आप इस पे निकालो 17,75, 4%, 1/12, तो आप देखोगे यही आ रहा है। तो आपकी मर्जी है, मैंने एक बार स्टडी की तरह कर दिया कि आपको दिक्कत ना रहे। ये बच्चों 5,917। अब मेरे को इसके बाद बताओ, मैंने कहा आरएफए है तो लिखे एक बार बच्चों फर्निश्ड एकोमोडेशन, ऐसे लिखो आप, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। पहले सीधे हुए निकालो, फिर उसके बाद हम करेंगे सीआईआई का यूज। तो आपने मेरे से कहा कैसे आएगा, मैंने कहा एम्प्लॉयर की जगह है। आप देखो बच्चों अकोमोडेशन कहाँ प्रोवाइड हुई हुई है, तो दिल्ली का मतलब पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है, 10% ऑफ सैलरी। तो पहले यहां लिखो सैलरी फॉर आरएफए, वही चीजें बेसिक सैलरी। आपने कहा कितनी, 734। डीए इफ, पहले मेरे को यूं बताओ डीए मिला कितना है, 1,83,500, उसका 60% कर देना। फिर उसके बाद बोनस 61,000 और लीव सैलरी के 10,000, एक बार टोटल कर दो 9,15,100। अब आप यहां लिखो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आरएफए, फिर उसमें फर्नीचर के ऐड कर देंगे, 10% ऑफ सैलरी, 9,15,100 का 10%। हमने किया बच्चों 91,510। आप में से कोई बताएगा फर्नीचर कितने का दे रखा है, और उसका 10% कर दो। तो आप यहां लिख दो 10% ऑफ 1,50,000, 15,000 ऐड करो बच्चों, 1,06,510।
अब लिखो, एज पर रूल 3, इफ RFA is continued from preceding previous year, then value of RFA जो भी आपने निकाली है ऊपर ये इज रेस्ट्रिक्टेड टू, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि ये इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे वो पूछे कितनी, मैंने कहा जितनी आपकी 24-25 में RFA की वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ RFA कितनी बता रखी है बच्चों इन प्रीवियस ईयर 24-25 इंटू CII ऑफ प्रीवियस ईयर 25-26 और नीचे CII ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25। इन्होंने तो 92,000 वैल्यू बता रखी है। 25-26 का कितना है CII 376 और 24-25 का 363। एक बार करना बच्चों, 95295। तो आप देखो ऊपर वाले जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा है तो यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये सिर्फ तभी लगेगा जब वो कहेगा कि वही उसके पास रेंट फ्री एकोमोडेशन है जो पिछले साल थी और वो पिछले साल की आपको RFA की वैल्यू बताकर जाएगा, CII बताएगा। तो अभी जो निकाली है उसको कंपेयर किया जाएगा पहले वाली के साथ। अब इसके बाद आगे लिखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की फैसिलिटी लिखो, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी। कोई बताएगा कितने रुपए एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है इसके लिए? 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12। और जो इसको इसके कोलीग से गिफ्ट मिला है वो यहाँ का मैटर ही नहीं है, तो लिख देना वो नोट में। आप यहाँ इसका टोटल करो ग्रोस सैलरी, वो अभी नोट में लिख दूंगा क्योंकि जगह मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। एस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) ये 75,000। एक बार ऊपर वाले का टोटल बताओ बस मुझे, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी। $11,62,912, इसमें से 75,000 घटा दो, 10,87,912। और एक बार कुलीग्स वाला लिख देते हैं हम लोग। सेकंड नोट लिख दो, मोबाइल फोन रिसीव्ड फ्रॉम कोलीग्स इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अब हम यहाँ क्यों बताएं कि अदर सोर्सेज में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बस बात खत्म कि ये सैलरी हेड का मैटर नहीं है, ये स्टडी लिख रही है।